Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. सभी का स्वागत है विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन में। हम आज हमारे केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के बारे में बातें करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को भी लाया हूं आपको दिखाने के लिए कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से करके लेके जा पाओगे और आप एग्ज़ाम में एक अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर अभी तक आपने हमारे फिजिक्स के लेक्चर को नहीं देखा है तो फिजिक्स का पूरा सिलेबस अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सभी लेक्चर्स को एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और केमिस्ट्री का भी लगभग ये और कुछ ही लेक्चर्स बचे हुए हैं। केमिस्ट्री भी कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा बायोलॉजी, और हमारा पूरा साइंस का सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा आपके एग्ज़ाम से मिनिमम 1 मंथ पहले। और फिर 1 मंथ का एक रिवीजन चलेगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके बातों को। सबसे पहले बातें करेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होता है, देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए मान लीजिए ए और बी एक पहले का कंपाउंड था, इसमें आपने रिएक्शन करवाया सी को देकर के। तो नेक्स्ट रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से पहले जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो मान लीजिए ए और बी के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। मान लीजिए ए और बी के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बन गया ए और सी के साथ एक बॉन्ड बन गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पहले रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मिंग हो रहा है। तो राइट हैंड साइड वाले को हम कहते हैं प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटना, बॉन्ड ब्रेक होना, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होना और प्रोडक्ट का बॉन्ड मेक होना या फिर प्रोडक्ट का बॉन्ड बनना, इसी पूरे प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है और उस पूरे इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल चेंज मेनली, देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस मेनली। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। मेनली 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। मान लीजिए आपके पास आइस है, आइस कैसा है, तो आप कहोगे कि आइस का जो स्टेट है वो फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड है। आपने आइस को हीट दिया और हीट दे करके आपने आइस को बना दिया क्या, आपने आइस को बना दिया वाटर। और वाटर कैसा है, वाटर का स्टेट क्या है, तो वाटर का स्टेट है लिक्विड। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, मेनली फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज होती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो, फिजिकल चेंज को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे इसको आप अगर आप फर्दर हीट दो, फर्दर अगर आप इसे हीट दे दो तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे फिर से कूल करो, ठंडा करो, इससे अगर हीट ले लो आप, तो आप देखोगे कि ये फिर से सॉलिड या फिर बर्फ़ ही हमारा बन जाएगा। तो ये हो गए फिजिकल चेंज, जहाँ पर कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाते हैं और इसे दोबारा भी रीगेन किया जा सकता है। अगर आप कहो कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो केमिकल चेंज जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना एक केमिकल चेंज है, दोबारा रीगेन इसे नहीं किया जाता है। फॉर्मिंग ऑफ कर्ड, दूध का दही बनना, फिर से आप दोबारा दही को दूध नहीं बना सकते हो। तो ये सभी किस टाइप के चेंज है, तो ये सभी केमिकल चेंजेस है। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में कंपैरिजन कराया गया है। क्या है ये कंपैरिजन, फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज है, आप इसको दोबारा रिवर्स कर सकते हो। मगर जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज है, आप इसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हो। ये एक बार अगर हो गया तो फिर हो गया। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देयर इज चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती है। जैसे कि आपने आइस को मेल्ट करा के वाटर बना दिया, वाटर को वेपराइज कर दिया, वो उसको आपने गैस बना दिया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें फिजिकल चेंजेस अपेयर हो रही थी। अगर आप केमिकल चेंज की बातें करो तो एक न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा। जैसे कि आपने क्या किया, मिल्क को आपने कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन करके उससे आपने क्या कर दिया, उसे आपने कर्ड बना दिया। तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी सी चेंजेस तो हुई, मगर साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज विद द इंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल ही अलग होंगे। अच्छा, चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो आप सिंपल फिजिकल मेथड से चेंज को रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पर आप सिंपल फिजिकल मेथड से चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड से चेंज नहीं। हाँ, आप
इसे चेंज कर सकते हो, मगर वो सिंपल मेथड से नहीं कर सकते हो, इसके लिए मेथड्स अलग होंगे और सभी रिएक्शन में ये पॉसिबल भी नहीं होता है, बस कुछ ही के लिए ये लिमिटेड भी है। अच्छा, एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब। आपके इस रिएक्शन में या तो एनर्जी रिलीज होगा या नहीं भी हो सकता है, मगर एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब 100% होना ही है केमिकल चेंज में। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बातें करी जाए, एनी चेंज दैट इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ऐसा कोई भी चेंज जो केमिकल चेंज को इन्वॉल्व कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं। क्या है वो केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला और रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एरो और मतलब क्या कि देखिए, इधर में होगा रिएक्टेंट और राइट साइड में होगा क्या, प्रोडक्ट, और इन दोनों को सेपरेट किया जाता है इस एरो से। इस एरो से इन दोनों को सेपरेट यहाँ पर करा जा रहा है। तो लेफ्ट साइड वाले को आपने क्या कहना है, आपको कहना है रिएक्टेंट, और राइट साइड वाले को आपको कहना है प्रोडक्ट। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है, अब रिएक्शन लिखने का कई तरीका है, जिसमें से एक तरीका है बहुत ही फेमस तरीका, जिसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। यहाँ पर आपको रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नेम लिखने होते हैं, ना कि केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहाँ पर मैग्नीशियम को Mg नहीं लिखा गया। अगर Mg लिखा जाए तो ये केमिकल फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड में लिखा गया Mg या सॉरी मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को O2 नहीं लिखा गया, इसे लिखा गया ऑक्सीजन, या फिर सिंपली वर्ड में लिखा गया ऑक्सीजन। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक एरो का यूज़ किया जाता है। अब राइट साइड में मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का जब हमने रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब इसी फॉर्मूले को या इसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला Mg होता है, और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन एटम का तो O। अब इनके रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा था MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये राइट हैंड साइड में जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, और इनको एरो से सेपरेट किया जाता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट को यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो केमिस्ट्री में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझने में। तो बैलेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो हमें समझना है। द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट के पास, और द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैव टू प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड या फिर प्रोडक्ट के पास में। मतलब क्या कि आपके पास रिएक्टेंट में अगर 2 ऑक्सीजन है तो आपके पास प्रोडक्ट में भी 2 ही ऑक्सीजन होनी चाहिए। आप इसे 3 भी नहीं कर सकते हो, 4 भी नहीं कर सकते हो, या 1 भी नहीं कर सकते हो। दोनों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी एलिमेंट है, उनकी जो नंबर होगी वो सिमिलर सेम होगी, एग्जैक्ट सेम होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप इस इक्वेशन में देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है और राइट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस है, मगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब ऑक्सीजन को बैलेंस करा जाए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वो क्या करना है, चूंकि मैग्नीशियम बैलेंस है तो मैग्नीशियम को मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैग्नीशियम को मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा। ये रहा हमारा मैग्नीशियम। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे और राइट हैंड साइड में 1। तो मुझे क्या करना है, आप ध्यान से समझिए बातों को। यहाँ है Mg, यहाँ पर है O और यहाँ पर है MgO। अब मैं जहाँ जहाँ पर ब्लू कलर का एक डैश दूंगा, आप वहीं पर किसी एक नंबर को पुट कर सकते हो, उसके अलावा कहीं और नहीं। आप यहाँ पर कोई भी एक नंबर पुट कर सकते हो जितना आपका मन करे, मगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकते। आप इस जगह पर एक नंबर को पुट कर सकते हो, मगर इस जगह पर जो नंबर है इसे आप ना इंक्रीज़ कर सकते हो, ना ही डिक्रीज़, ना ही कोई नया नंबर यहाँ पुट कर सकते हो। आप यहाँ पर भी कोई भी एक नंबर को पुट कर सकते हो, मगर यहाँ पर आप किसी भी नंबर को पुट नहीं कर सकते हो। तो यानी कि किसी भी कंपाउंड के सामने में आप किसी भी नंबर को पुट कर सकते हो, मगर उसके पीछे आप किसी भी नंबर को पुट नहीं कर सकते हो। तो चूँकि हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में ये जो MgO2 और MgO बन रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर शॉर्टेज है और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा वाले को कम नहीं कर सकते, आप कम वाले को बढ़ा सकते हो।
और मैंने आपको ये भी कहा कि आप सिर्फ इस जगह पे पुट कर सकते हो, ना कि इस जगह पर। तो आप क्या करोगे बढ़ाने के लिए, आप फ्रंट में कोई एक नंबर को ऐड करो। तो चूँकि 2 का शॉर्टेज है तो आपने क्या करा, आपने फ्रंट में 2 यहाँ पर पुट कर दिया। चूँकि आपने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो अब आप समझो कि मैग्नीशियम भी 2 हो चुका है और ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर ये 2, ये भी ऑक्सीजन मिलेगा और ये 2 मैग्नीशियम भी लेगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो चुका है और ऑक्सीजन 2 हो चुका है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था तो ऑक्सीजन बैलेंस है। अब बातें करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है मगर यहाँ 1 है, तो यहाँ पर आप 2 पुट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला आप यहाँ पर किसी भी नंबर को पुट कर सकते हो। तो अब मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो चुका है, ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो अब हम इसे कहेंगे कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। आगे बैलेंसिंग में और भी कंपाउंड्स दिए गए हैं। मैं इस बॉक्स से आपको कम ही समझा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे क्लास में बॉक्स से सिखाया जाता है। आपके लेवल में आपको डायरेक्टली ही आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर एक और रिएक्शन दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसी रिएक्शन को दोबारा दिखाया गया है। तो यहाँ मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, सॉरी ये दूसरा रिएक्शन है। यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 MgO है। यहाँ आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ मैग्नीशियम 2 है, तो ये मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस, बिल्कुल ऑक्सीजन बैलेंस है। तो आपको मैग्नीशियम को 2 करना है, तो सिंपली आप अगर यहाँ पर 2 पुट कर दो, अगर आप यहाँ 2 पुट कर दो तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, जो कि यहाँ पर किया गया भी है। देखिए यहाँ पर 2 को एक्स्ट्रा से पुट कर दिया गया है। तो 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन और 2 MgO या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैलेंसिंग समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बातें करी जाए। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को बैलेंस करने में और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आयरन को लिया गया है और वाटर को लिया गया है और इससे क्या बन रहा है, फेरस ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर इस साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन, राइट हैंड साइड में 3 आयरन, तो आयरन तो बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बिल्कुल बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। अब आपको ऑक्सीजन को 4 बनाना है। कहाँ बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से ऑक्सीजन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको कहाँ लिखोगे, तो आप उससे यहाँ लिखोगे, ये रहा 4। अब जैसे आपने यहाँ पर 4 पुट करा, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 8। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, ऑटोमेटिकली आपको हाइड्रोजन को भी 4 पुट करना पड़ा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। तो हाइड्रोजन हो गया 8। तो अब 8 हाइड्रोजन है और ये 4 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 4 है और 8 है, तो यहाँ पर भी आपको 4 ही पुट करना होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो हाइड्रोजन तो हमारा हो गया बैलेंस, बिल्कुल हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अगर आप हाइड्रोजन को उधर में 4 पुट नहीं करते तो फिर बैलेंस नहीं होता। अब आयरन 3 है इधर में और इधर में आपको आयरन 3 करना है, तो कुछ नहीं, इसके सामने 3 बैठा दो तो हो चुका है। तो हमने यहाँ पर 3 यूज़ किया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं रिएक्शन में इसी तरह से बैलेंसिंग करी जा रही है। यहाँ पर 3 यूज़ करना पड़ा और हमने यहाँ पर वाटर के लिए 4 यूज़ करा। तो यहाँ पर अगर हम 3 यूज़ करेंगे तो अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के फॉर्म में बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए और आगे बढ़ा गया, जो कि यहाँ पर 3 यूज़ किया गया, यहाँ 4 और यहाँ पर हमारा मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने यहाँ पर 4 ही यूज़ किया था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। 3 स्टेप में बैलेंसिंग करा जा रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 होना पड़ेगा, वरना ये बैलेंस कभी नहीं होगा। तो मैंने जो रिएक्शन बैलेंस किया उसको एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया, और ये छोटे क्लास में आपको मल्टीपल स्टेप में बैलेंस करना सिखाया जाता है, जो कि आपके काम करना ही है। आप सिंगल स्टेप में बैलेंस करना सीखो। यहाँ पर एक और कंपाउंड दिया गया है, आप इसे अगर देखोगे तो वो सॉरी वही कंपाउंड है ये। यहाँ पर देखिए 4 को दिया गया है और 3 स्टेप में बैलेंस, 3-4 स्टेप आपको बैलेंस करना सिखाया जा रहा है। आपको इतने स्टेप्स नहीं लगने चाहिए बैलेंस करने में, बहुत ही आसान सा है, आपसे ये आसानी से हो जाएगा। चलिए एक नया क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, जो कि एनडीए 2014 में पूछा गया था और ये बैलेंसिंग से है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो मेथड मैंने सिखाया है सिंगल स्टेप में बैलेंस करना, आप अगर उससे बैलेंस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखिए आप कि आर्सेनिक 2 है और राइट साइड में भी आर्सेनिक 2 है, सल्फ़र 3 है और यहाँ पर भी सल्फ़र हमारे पास 1 है। तो सल्फ़र यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 3 सल्फ़र मुझे बैठाना पड़ेगा। तो मैं सल्फ़र के लिए यहाँ पर 3 बैठाता हूँ, पहले समझिए बात को, ठीक है। यहाँ समझिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो मुझे अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को
बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैं कितना पुट करूँ कि ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इधर में देखिए टोटल ऑक्सीजन को मैं अगर काउंट करूँ, चलिए एक एक रुपये में क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ आर्सेनिक कितने हैं, 2 है, तो आर्सेनिक के लिए मैं काउंट करता हूँ, तो RHS में, सॉरी LHS में, LHS में आर्सेनिक 2 है, और इसको ठीक से करूँ जरा, LHS RHS, आर्सेनिक के लिए करो तो 2, और यहाँ भी आर्सेनिक के लिए करो तो 2, आर्सेनिक तो बैलेंस है। सल्फ़र के लिए करो तो यहाँ पर है सल्फ़र कितने, इधर में सल्फ़र है 3, उधर में सल्फ़र है 1। ऑक्सीजन के लिए करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, उधर में है 2 यहाँ, और 3 यहाँ, 5। तो ये है हमारे कंपाउंड्स। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और सल्फ़र बैलेंस नहीं है। 5 और यहाँ पर कितना, 5 है यहाँ पर, और सल्फ़र यहाँ पर 3 है। तो सल्फ़र 3 के लिए आपको यहाँ 3 पुट करना होगा। जैसे आपने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6 हो चुका है। तो यहाँ भी आपको 3 पुट करना होगा, तो यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 3 2 6 हो चुका है। अच्छा, पहले यहाँ पर मैंने 3 पुट किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और सल्फ़र 3, यहाँ पर ये ऑक्सीजन 6 और 3 9 हो चुका है। और मैं आगे और बैलेंस करता हूँ इसको, और यहाँ सल्फ़र बैलेंस है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को चाहे तो हम बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बोला है वाई, व्हाट इज़ वाई द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस। तो आप क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप एक बार 5 दे के देखो, 5 दे के देखो, तो 5 टू कितना हो गया, 10 हो गया है, 10 हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ देता हूँ 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया हमारा, और 3, और यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ देता हूँ मान लीजिए 2, 3 2 जा 6, तो 6 और 4 10 हो चुका है हमारा। यहाँ पर ऑक्सीजन ये बैलेंस है। आर्सेनिक कितना है, 2 है, आर्सेनिक कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 दे दूंगा, तो आर्सेनिक बैलेंस हो चुका है। सल्फ़र 3 2 जा 6 हो चुका है, और सल्फ़र यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना सल्फ़र अभी 2 ही है, यहाँ पर सल्फ़र 6 हो चुका है। तो यहाँ पर भी मुझे सल्फ़र को बढ़ाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, सल्फ़र यहाँ पर 6 हो चुका है, यहाँ पर सल्फ़र को मैं 6 देता हूँ, तो वह ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो चुका है, 12 और 6 18 हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, 9 दे दूंगा, 9 2 जा 18 हो चुका है। अब आप इसको काउंट करो, अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा आर्सेनिक 4, ठीक है, सल्फ़र भी 6, सल्फ़र यहाँ पर भी 6, ठीक है, आर्सेनिक 4, यहाँ पर भी आर्सेनिक 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 जा कितना हो चुका है, 6, और 6 2 जा 12, 6 और 12 18, और ऑक्सीजन यहाँ भी 18। तो ये हमारा ऑक्सीजन अगर हम 9 पुट कर दे, वाई की जगह पर अगर हम 9 पुट कर दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से ये सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बैलेंसिंग ठीक से सीखी है तो। चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। ये क्वेश्चन NDA 2016 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या था, फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब लिक्विड से आप उसको सॉलिड बना रहे हो, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ हेयर इज ए फिजिकल चेंज, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, ये भी एक फिजिकल चेंज ही है, उसका कलर बदल रहे हो आप। स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, कटिंग ऑफ फ्रूट को काटना, तो स्वेलिंग ऑफ रेजिन भी एक फिजिकल चेंज है, तो कटिंग ऑफ फ्रूट ही एक केमिकल चेंज होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन NDA 2017 में पूछा गया था। चलिए आगे बातें करी जाए। इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन के बारे में क्या बोला गया है। इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट यूजिंग द सिम्बलिक फॉर्मूला। जैसे कि सॉलिड के लिए आप S यूज़ करो, जैसे कि H2O अगर आप आइस दिखा रहे हो तो आपको यहाँ पर छोटा सा S लिख देना पड़ेगा, या फिर आप वाटर को लिक्विड फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर L लिख देना पड़ेगा, या वाटर को आप वेपर फॉर्म में लिख रहे हो गैस फॉर्म में तो आपको यहाँ पर G लिख देना पड़ेगा। लिक्विड के लिए आप L लिखोगे और गैस के लिए G लिख करके यहाँ पर आप ऐसा एक अपर एरो दे सकते हो कि वो इवेपोरेट हो जा रहा है। एक्वस फॉर्म में लिखने के लिए आपको छोटा सा AQ लिखना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट हो रहा है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा था तो आपको डाउनवर्ड एरो दे करके दिखाना होगा। अच्छा, रिएक्शन कॉम्बिनेशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को अगर बताना है तो इट इंडिकेट बिलो और द एरो, सबको इसको इंडिकेट कर सकते हो। और हीट को दिखाने के लिए आप इस तरह का डेल्टा का सिग्नेचर बना सकते हो, ये हीट को दिखाता है। देखिए इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन में क्या बोला गया है, आयरन के साथ वाटर दिया गया, तो वाटर देखिए यहाँ पर लिक्विड है और आयरन क्या है, सॉलिड है। और जो फेरस सल्फेट बना ये एक सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस बना जो इवेपोरेट हो जा रहा है, तो इसे हमने एरो अपवर्ड एरो से दिखाया। कैल्शियम
कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है और हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, मगर ये इवेपोरेट नहीं हो रहा है। अगर ये इवेपोरेट हो रहा होता तो हम इसे इस तरह के एरो से दिखाते। चूँकि मैंने यहाँ पे एरो यूज़ नहीं किया है तो मतलब ये इवेपोरेट नहीं हो रहा है। 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ किया गया है और यहाँ हमारा क्या बना, मिथानॉल बना, जो कि मिथानॉल बना और जो कि एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर एल लिखा गया है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में लिया गया है, वाटर को लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, सनलाइट या क्लोरोफिल दिया गया, उसे इस तरह से एरो के ऊपर लिख दिया गया और इससे क्या बना हमारा, इससे हमारा बना ग्लूकोज जो कि एक्वस फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन गैस बना, ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में बनता है जो आगे जाकर के ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है और ये क्या है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में बनता है और इवेपोरेट हो जाता है। अब कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली रिएक्शंस होते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। मेन रिएक्शंस होते हैं, ये आपको 4 रिएक्शन तो पढ़ने ही है। ये बाकी रिएक्शंस भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, मगर उतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है, मगर फिर भी पढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। सबसे पहले अगर बातें करी जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, रिएक्टेंट ए और बी ये 2 अलग अलग रिएक्टेंट है, इसको मैंने लिखा कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में एरो दिया मैंने और ऐसे कुछ रिएक्शंस कंडीशंस दिए कि ये दोनों कंबाइन होकर बन गए, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन गया, मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल बन गए। तो राइट हैंड साइड में लिखा है मैंने, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेनली ए एक अलग प्रोडक्ट है, ए एक अलग रिएक्टेंट है और बी एक अलग रिएक्टेंट है, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और दोनों मिलकर के ए बी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो चूंकि ये कंबाइन कर जा रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयला का जो जलना है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब होता क्या है, कार्बन मेनली मिलता है कहाँ से, हमें कोयले से, और उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं या फिर अपने आप को जलता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन एक सेपरेटेड एक अलग कंपाउंड था, कार्बन एक सिंगल कंपाउंड था, ऑक्सीजन एक सिंगल कंपाउंड था, ये दोनों मिल करके एक साथ एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन ही है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होते हैं और ऑक्सीजन गैस होते हैं जो दोनों मिलकर के वाटर लिक्विड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक सेपरेटेड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन अलग से है और ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिनको बोला जाता है वाटर। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम, स्लैक लाइम की कैसे फॉर्मेशन होती है, देखिए स्लैक लाइम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्विक लाइम जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और आपको चाहिए वाटर मॉलिक्यूल। इसके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर इसका नाम है स्लैक लाइम। देखिए स्लैक लाइम जो है ये कॉमन नेम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक IUPAC या फिर आप कह सकते हो केमिकल नेम है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पर मैंने उसको कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए और आपको करके भी दिखा दिया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज़रूर तैयार रहिए। अब क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मेनली मान लीजिए डीकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या कि सिंगल रिएक्टेंट है, ए और बी एक रिएक्टेंट था, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, इनको हीट दिया गया या कोई और एक केमिकल कंडीशन दिया गया जिसमें क्या हो गया, ये ब्रेक होकर के ए अलग कंपाउंड बन गया और बी अलग कंपाउंड बन गया। तो ये अलग अलग कंपाउंड बन गए, डिफरेंट कंपाउंड बन गए, तो इनको बोला जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, यहाँ पर टोटल 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है थर्मल डीकम्पोजिशन जहाँ पर कि हीट को इस्तेमाल करके डिकम्पोज कराया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके डीकम्पोजिशन कराया जाता है। और एक और है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन जहाँ पर कि फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट को या फिर लाइट को यूज़ करके डीकम्पोजिशन कराया जाता है। अगर हम बातें करें डिटेल में किसके बारे में, थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर थर्मल बोला गया है या मतलब हीट की बातें करी जा रही है कि इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट एक सिंगल कंपाउंड है, ये एक रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको आपने हीट दिया
तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और बन गया सल्फर डाइऑक्साइड या फिर और साथ में बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड्स बने, एक कंपाउंड का टूट के एक, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनना। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.